नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। 2022 का आगाज होने में अब कुछ ही दिन शेष है। नए साल को लेकर लोगों ने नई नई योजनाएं बनाना शुरू कर दिया है। इसी बीच बीते साल की बात करें तो निवेशकों के लिए 2021 शानदार रहा, जहां एक और शेयर बाजार में निवेश करने वालों की संपत्ति में 72 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, तो वहीं दूसरी और एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के अरबपतियों की संख्या बढ़कर 126 हो गई है। मुकेश अंबानी इस सूची में शीर्ष पर है, लेकिन मुद्दा यह है कि बेरोजगारी का क्या, गरीबी दर का क्या, और यही हमारा आज का मुद्दा है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रसाद गढ़वी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से नितिन बारोट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्थशास्त्री विनीत उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की ओर से रोहित सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे प्रकाश जी शुरुआत करना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 126 हो गई है, लेकिन मुद्दा ये है कि बेरोजगारी का क्या? ये जो हमारे देश का विकास हो रहा है वो आर्थिक असमानता का विकास हो रहा है, ऐसा इन आंकड़ों को देखते हुए लगता है। जो आर्थिक असमानता का विकास है वो हमारे देश के लिए खतरे की घंटी है। 100% खतरे की गलती है, इसमें कुछ घंटी है, कुछ ना कुछ इसमें सरकार जो है वो अमीरों को प्रोत्साहित कर रही है। वो बड़े वो जो उद्योगपति है उनको प्रोत्साहित कर रही है। भले आईपीओ के नाम पे या कोई भी नाम पे सरकार कुछ भी करती हो, लेकिन उनको टैक्स माफी का भी लाभ दिया जाता है। जबकि छोटे उद्योगपति है या अपने इधर जो बीपीएल की संख्या है भारत देश में 140 का, उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन इतने सारे लोग हैं जिनका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है और अमीरों को रोहित सरकार जी, रोहित जी, वहाँ बहुत आवाज हो रही है, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, तो प्लीज वहां पर साइलेंट रहे तो बेहतर होगा। जी प्रकाश जी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ, अभी जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जी रहे हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं उनका विकास बिल्कुल रुक गया है। उनकी दुनिया में कुछ अलग रंग दिखाई देते हैं, कुछ पीछे हट दिखाई देती है, जबकि अमीरों की जो दुनिया है कुछ अलग है। तो यह जो गरीबी और अमीरी की जो भेद रेखा है वो पतली होनी चाहिए, उसके बदले दिन प्रतिदिन आज़ादी के जी बाद खाई में रूपांतर हो रहा होती होती जा रही है। इसके लिए कुछ न कुछ उकेल लाना पड़ेगा। सोक्रेटिस ने कहा था कि सरकार जब टैक्स लेती है तो एक फूल होते हैं जो वो प्रजा एक फूल है और उसमें से जो मधुमक्खी जितना मध लेती है उतना ही टैक्स होना चाहिए। अपने जी इधर टैक्स इतने सारे ज्यादा है कि गरीब गरीब ही होता जाएगा, मिडिल क्लास गरीब होता जाएगा, अमीरों को एग्जम्पशन दिया जाता है, बड़े उद्योगपतियों को कुछ छूट छाट दी जाती है, जिसके कारण जो अमीरों का ही विकास होता है। और यह परिस्थिति हमारे देश के लिए गंभीर है और यदि गरीबों का ध्यान नहीं रखेंगे और असमानता का, आर्थिक असमानता का जो स्वरूप बहुत डेंजर हो गया है, इसको लाने में सरकार निष्फल रही है एक समान लाने में, तो उसको जल्दी से उसको करके और उस दिशा में एक्शन लेना चाहिए कि जो करोड़पति 2 नंबर के पैसे हैं, जो पैसे स्विस बैंक में रखे हुए हैं, वो मोदी जी ने कहा था कि हम लाएंगे लेकिन वो ला नहीं पाए और कितने डिफॉल्टर जो बढ़ गए। अब इसमें कितनों की यादी है, अजीज प्रेम जी है या दामानी जी है या अंबानी है या अदानी है या दूसरे लोग हैं, उनके पास ये पैसा व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी है, क्या है कुछ पता जी नहीं है। प्रजा को अंधेरे में रखा जा रहा है, ऐसा प्रजा महसूस करती है। और प्रजा को ये ध्यान है कि सरकार अमीरों की ही रही है और अमीरों का ही विकास करती है। कितनों के पास अभी पीयूष जैन के पास इधर डीजीजीआई ने जो रेड करी तो उसमें टैक्सेशन का चोरी उनके पास मिला, 175 करोड़ रुपया रोकड़ा मिला। अब ये जी जो देखते हैं तो टैक्स की चोरी करने में सरकारी अधिकारी और पॉलिटिकल लोग जो राजकीय लोग हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। जो अमीरी और गरीबी की भेद रेखा को खाई में रूपांतर करते हैं, ये रोकना जरूरी है। कितने आईएएस अफसर है, आईआरएस है, आईपीएस है, जिनके पास आय से ज्यादा संपत्ति है, उनको पर सरकार को ध्यान रख के
और उनकी संपत्ति कलेक्ट करनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी का ये टाइम अभी पक गया है कि वो रॉबिन हुड की तरह अमीरों से पैसा लेकर के उनकी 2 नंबर की मूड़ी कलेक्ट करके और गरीबों में बंटवारा करे, या कोई ऐसी योजना लावे जो गरीब गरीब नहीं रहे और उसके आर्थिक विकास में कुछ वृद्धि हो। ऐसा प्रजा उनसे चाहना रखती है, ऐसा मेरा मानना है जलपाई। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। कोरोना काल के बाद गरीबों की इस संख्या में जहां इजाफा हुआ, वहां ये रिपोर्ट से ये भी पता चला कि अरबपतियों की संख्या में भी इजाफा हुआ। ये बहुत ही अच्छा विषय, मतलब के न्यूज़ को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन कि ऐसे ऐसे मुद्दे जो रियली मतलब हार्ट टचिंग भी है, सीधा प्रजास्पर्शी है। अभी इस देश की हमारी कम नसीबी आप देखिए कि अपने देश का 90% पैसा 10% लोगों के पास है और 10% पैसा 90% लोगों के पास है। हम गरीब है अमीर है, हमारा ये बैलेंस हम कैसे देखेंगे? तो इंडिया में टोटल टैक्स पेयर आज की तारीख में 8.85 CR, मतलब 9 करोड़ के आसपास। आज लास्ट दिन है, 31 दिसंबर आएगा 2 दिन में, तब नया आंकड़ा आएगा अपने पास। बट इट इज नॉट मोर देन 9 CR और 10 तो हार्डली। 135 करोड़ की जनता के सामने 8.83 मीन्स एग्जैक्टली 6.25%। पूरे देश में 6% लोग टैक्स फाइल करते हैं। तो वही दिखाता है हम टैक्स कहाँ भरते हैं। 3 लाख से ज़्यादा अगर हमारी इनकम है, 5 लाख से ज़्यादा हमारी इनकम है, तो ही हम टैक्स पे करते हैं। तो मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हमारे यहाँ काफ़ी लोगों की, अभी अपने यहाँ हम आंकड़े के हिसाब से भी देखेंगे तो काफ़ी लोगों की इनकम 3 लाख से कम है, मतलब 25,000 से कम है, 20,000 से कम है। हमारे यहाँ मनरेगा का कार्ड कितना इशू हुआ है, लेबर कार्ड कितने इशू हुए, 11 करोड़ से ज़्यादा हुआ है। उसी तरह पर कैपिटा इनकम आप देख लो, हमारे इंडिया की पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा डेट कितना आता है, तो ये पूरा इम्बैलेंस दिखा देता है। सो ये जो मार्क्सवादी मतलब जो सीपीआई की जो मेंटालिटी कि मूढ़ीपति से दूर रहो और सबको एक समान वो मिलना चाहिए। मैं यहाँ सीपीआई सीपीएम का मतलब वो नहीं कर रहा हूँ, उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, बट उनकी जो विचारधारा थी जब देश आज़ाद हुआ तब ये दो कार्ल मार्क्स के ऊपर लोग पूरी उसकी थियरी के ऊपर लोग लड़ रहे थे और अकॉर्डिंगली पार्टीज बन रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज भी तब वही ज़्यादातर बन रही थी। तो यही था कि सबको एक समान दर्जा मिले, सब एक साथ में बैलेंस करके चले, सबकी स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड भी सेम होनी चाहिए, सब किसी का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ज्ञाति जाति मतलब ये तो सब बाद में आया, जाति का बंटवारा तो बाद में आया, बट मनुष्य मतलब मानवी का बंटवारा मानवी से सिर्फ हेड टू हेड होना चाहिए, नहीं इकोनॉमिकली। तो वो लेवल पे आगे चलना चाह रहे थे। हम यहाँ नाम ले रहे हैं अदानी अंबानी। एक्चुअली ऐसा है कि जिस तरीके से पूरा लाइफ चेंज हो रहा है, पहले जो 10 आदमी काम कर रहे थे वो भी एक मशीन काम कर रहा है। सो मशीन लर्निंग, सो मैन पावर से वो मशीन लर्निंग पे जो कन्वर्ट हुई, उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ों को श्रिंक कर दिया है। अदानी हो, अंबानी हो, टाटा हो और बाकी जो भी रिटेल सेक्टर ले, उनको तो मैं इसीलिए धन्यवाद करता हूं कि उनके वहां के आप आंकड़े देखो कि इसके 2 लाख एम्प्लॉई है, उसके 5 लाख एम्प्लॉई है, इन्फोसिस के 5 लाख, अदानी के 5 लाख, रिलायंस के इतने लाख। तो ये लोग 5-10 लाख को देते हैं, लेकिन हमारे काफ़ी सारे सेक्टर्स जो दिखते हैं बहुत बड़े, जिनका टर्नओवर 500, 1000, 2000, 5000 करोड़ में है। आज रियल एस्टेट की आप बात करो, गोयल का नाम लो, सफल का नाम लो, किसी और का नाम लो, उनकी प्रॉपर्टीज और वैल्यूएशन बहुत बड़ी है, बट उनका टोटल स्ट्रेंथ देखो 50-100 लोग ही काम करते होंगे। तो ये जो वॉल्यूम उसके सामने, टर्नओवर के सामने जो वॉल्यूम है वो भी बैलेंस नहीं हो रहा है। तो ये इसको कैसे समान किया जाए, हम कैसे, तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्रीज को ज़्यादा प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो भी प्रमोट करो कि ये बिजनेस में आए, ये सेक्टर में लोग एंट्री ले, ये सेक्टर में काम करें, तब जाके वो भी ईच वन ब्रिंग वन, एक्चुअली ईच वन ब्रिंग 100 होता है कि एक बिजनेस शुरू होता है तो उसमें 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। वो लेवल से सरकार को थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा, वैसी इंडस्ट्री को, ऐसे रोजगार को ऐसी सब्सिडीज देनी पड़ेगी, ना कि सिर्फ ऐसे ही। आप देख लो, हाँ अभी यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी जिसमें क्रिप्टो करेंसी, एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ ब्लैक का क्रिप्टो करेंसी बहुत चला और उसमें लोगों को, और शेयर बाजार, एक इंडिविजुअल आदमी शेयर बाजार खेलता है तो करोड़ों कमा लेता है, लेकिन बंदा एक ही है, ना उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना कुछ और चाहिए, सिर्फ एक मोबाइल चाहिए या एक लैपटॉप चाहिए, दैट्स इट। तो कितने लोगों की वो खा गया, नौकरी खा गया। उससे अच्छा कि उससे आधे प्रतिशत का वो धंधा करता तो 10 लोगों को नौकरी रखता। आज प्यून से लेके प्रेसिडेंट तक की नौकरी किसी को देता अपनी ऑफिस में, उसको अकाउंटेंट रखना पड़ता, क्लार्क रखना पड़ता, डिलीवरी में रखना पड़ता। तो अकॉर्डिंगली बिजनेस
मॉडल में आओ तो मेरिट वाले, टेक्नोलॉजी वाले और एटलीस्ट जो वैल्यू एडिशन ब्रिंग करता है, जो लोगों को अपनी वैल्यू दिखाता है कि भाई ये इसके ये बिजनेस से सोसाइटी में ये कंट्रीब्यूशन आता है, वो कंट्रीब्यूशन चाहे मटेरियल का हो, मैन पावर का हो, इकोनॉमी का हो, पैसों का हो, तो अकॉर्डिंगली बिजनेस मॉडल प्लान करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी ऐसे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आए। एक बार एम्प्लॉयमेंट आएगा वो ऑटोमेटिकली मनी भी रोटेट करेगा, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी डेवलप करेगा और ऑटोमेटिकली सबको तो अमीर की मतलब अमीर तो नहीं बना सकता है बट एक मिडिल क्लास लेवल में जाएगा। अभी हमारे एपीएल देख लो, बीपीएल और एपीएल का भी इम्बेलेंस देख लो कि हमारे यहाँ बीपीएल कितने सारे हैं, एपीएल भी कितने सारे हैं। एपीएल से ऊपर लोअर मिडिल क्लास में पहले कोई डेफिनेशन नहीं थी, इसलिए अभी लोगों ने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए अपर मिडिल क्लास बना दिया। एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए, या मिडिल क्लास है या फिर हायर क्लास है, बट अपर मिडिल क्लास एक नई कैटेगरी आ चुकी है। तो ये सबको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, इसके लिए सरकार को भी अब सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल। नितिन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर एक रिपोर्ट जिसमें अरबपतियों की संख्या बढ़ती हुई नजर आई और दूसरी ओर अगर बेरोजगारी की अगर हम बात करते हैं तो CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आज की बात करें तो बेरोजगारी का दर है 7.8%, जिसमें अर्बन की बात करें तो 9.3% और रूरल की बात कर लेते हैं तो 7.1%। शिल्पा जी, एक आपने जो बात कही उसमें ये चीज बहुत कंफर्म है कि जब हमारे देश का पूरे देश का जो बजट है ना, वो बजट के ऊपर 203.51 लाख 2020 में था और वही 2021 में मार्च महीने के अंदर कोरोना की वजह से 197.46 लाख हुआ। और ये वजह ये हुई कि कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन हुआ। अब ये लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी तो देश में बढ़ी, लोगों की इनकम कम हो गई, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे देश के पूंजीपति थे, उद्योगपति थे, उनके कारोबार के चलते उनकी इनकम में, जैसे मुकेश अंबानी की इनकम अपने बात करें तो उनकी इनकम में 380 करोड़ और गौतम अदानी जी की इनकम में 640 करोड़ पर डे, मतलब इतना इंक्रीज हुआ। ये परसेंटेज वाइज उनका देखा जाए तो पूरे देश में लोगों की इनकम कम हुई है, लेकिन ये चंद मूढ़ीपति इनकी इनकम बढ़ गई है। और दूसरी साइड देखे तो ना देश में बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, ना बेरोजगार को कोई सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है, लेकिन ये पूंजीपतियों को धंधा करने के लिए जमीन, व्यापार करने के लिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, गवर्नमेंट के बॉन्ड पे उनको पैसा, लोन और सारे टैक्स में उनको बेनिफिट, फिर इनका इतना बढ़ावा होता है, तो ये एकदम असमानता वाला है। और आपने जो बात कही वो सही है, ये सरकारी चौपड़े पे लिखा हुआ है कि बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन आप दूसरा एक भी ऐसा है, एक रिपोर्ट कि अपने देश के अंदर 47.3 लोग जो रोजगार लेते हैं ना, उसमें से 51% तो लोग स्वरोजगार ही लेते हैं, मतलब खुद ढूंढते हैं, सरकार की तरफ से या ऐसे मिलना नहीं है। तो ये, और दूसरा बेरोजगार के जो बेरोजगार है वो कभी संगठित नहीं हो पाते, इसी वजह से बेरोजगारी का असली आंकड़ा, मतलब जो सही अंक है वो कभी बाहर नहीं आता। तो ये काफी बड़ी समस्या है, दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई होती है। जल्पा जी। जी बिल्कुल। विनीत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। रिपोर्ट के अनुसार सूची में शामिल 126 अरबपतियों की जो संपत्ति है वो वित्त वर्ष 2022 में देश के अनुमानित अगर हम GDP की बात कर ले तो उसके करीब 25% के बराबर है। और पिछले साल अरबपतियों की संपत्ति की अगर बात करें और GDP की बात करें अनुपात की तो वो 18.6% था। और दूसरी ओर है बेरोजगारी का दर। चाहूंगा कि मैं शुरुआत करूंगा, मैं थोड़ा हट के बात करूंगा, थोड़ी सटीक बात करना चाहता हूं और कुछ मुद्दों पे जो है मैं हमारे पैनलिस्ट से अग्री नहीं करता, तो उन चीजों को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। जहां तक रहा सवाल, वरिष्ठ विशेषज्ञ जो प्रकाश जी हैं उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से हमारे यहाँ पे हम एक चीज सोचने की कोशिश करें तो 135 करोड़ का देश है, उसमें सिर्फ 126 अरबपति है। ये एक विषय जो है, अगर हम अनुमान हर एक चीज का अनुपात कर रहे हैं तो उसको ये चीज को भी अनुपात करने की जरूरत है, पहली चीज।
दूसरी चीज, जब हम बात कर रहे हैं कि मेरे जो मित्र हैं नितिन भाई, उन्होंने कहा वो जीडीपी का फिगर था कि हमारी जो टोटल इन इकोनॉमिकल जो जीडीपी थी वो 203.51 लाख करोड़ थी, और वो गिरकर जो है वो 197.46 लाख करोड़ हुई है। हमें इन चीज़ों के अंदर ये भी समझना पड़ेगा कि सर्टेन जो वैल्यूएशन ये जो दिए जाते हैं वो करंट शेयर प्राइसेस को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया जाता है। वो एक्चुअल वेल्थ उनके पास होगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वैसा नहीं होता है। ये भी एक मुद्दा जो है वो समझने वाली बात है। और जहां तक रहा सवाल, जो वरिष्ठ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं प्रशांत जी, उन्होंने कहा कि एक जो कार्ल मार्क्स की थियरी है, वो थियरी के बारे में जब हम बात करते हैं, आज हम लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में रह रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने 1992 के बाद जो की थी, वहां से लेके आज तक अब जब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, अब जाके और एक चीज समझने की बहुत जरूरत है कि इकोनॉमिकली भी हम देखें, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हर एक आदमी इक्वल नहीं हो पाएगा। मतलब ड्राइवर की सैलरी और एक मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी कभी इक्विवेलेंट नहीं हो सकती है। तो ये चीजों को भी समझना पड़ेगा कि वो थोड़ा गैप रहने वाला ही है। ये चीज समझना बेहद जरूरी है। और दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम देख रहे हैं, तो इतने वर्षों से अगर आप देखेंगे, ज्यादातर जो फैमिली ओन्ड बिजनेस थे और उनके ही नाम जो है उस लिस्ट में हुआ करते थे। इस बार की जो लिस्ट आई है उसके अंदर कई सारे जो है यंग एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी जगह बनाई है। ये एक शुरुआत है ट्रांसफॉर्मेशन की। हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं कि रिच और पुअर के बीच में, जैसे गरीब और अमीर के बीच में जब भेद बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज का नुकसान होता है। पर एक चीज ये भी है कि हमें उन अमीरों की जरूरत है, क्योंकि वैसे बिजनेस करने वाले लोगों की भी तो जरूरत है, जो जॉब्स उतने बड़े लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी एक चीज ये है कि आज जब हम ये देख रहे हैं कि कई सारे लोग जब स्टार्टअप की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका रिजल्ट आपको इमीडिएटली नहीं मिलने वाला है। वो जो रिजल्ट मिलेगा वो आने वाले सालों में दिखेगा। आने वाले सालों में ये संख्या और भी लोगों के नंबर्स में बढ़ेगी। 126 की जगह मैं बोलता हूँ कि 1260 होनी चाहिए। ये जो हमारा एक अप्रोच होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कंट्री में लोग जितना ज्यादा कमा रहे हैं उसके सामने वो उतनी जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। और लास्ट एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि अगेन हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो गिरा है काफी सारी जगहों पे। उसके बहुत सारे कारण हैं। ये पिकअप भी होगा जैसे जैसे इकोनॉमी अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो एक अपनी पटरी पे आने लगेंगी, वैसे ही ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट जो है वापस जनरेट होगी। तो ऐसा नहीं है कि जो एक बार बेरोजगार हो गया वो कभी भी उसको जब जिंदगी में नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो ये चीजों को भी समझना बेहद जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि ये जो जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से, तो ये वैल्यूएशन के हिसाब से जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है, ना कि उनकी एक्चुअल वेल्थ जो अभी उन्होंने अक्यूमुलेट की है उसके ऊपर गिना जाता है। तो ये भी समझना जरूरी है। आज अगर शेयर मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यूएशन धड़ाम से करके नीचे आ सकता है। तो ये भी एक फैक्टर जो है उसको कंसिडर करना पड़ेगा, ये मेरा कहना है। जी प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पे जब हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कि 1 अरबपतियों की संख्या बढ़ी है, और दूसरी ओर हम बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी फिर भी क्यों है, और मुद्दा ये उठता है कि शायद जैसे कि अंक चेंज होते जाते हैं, उस हिसाब से हम देखते हैं कि हर बार कुछ यंग जनरेशन या फिर नए पास आउट बाहर आते हैं, फिर उन्हें जॉब मिलेगी कि नहीं, वो भी एक प्रश्न है। जो असमानता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ये बात निश्चित है। और बेरोजगारी को घटाने के लिए सरकार ने भले प्रयास किए हैं, लेकिन वो मगर के आंसू है। और जो बेरोजगारी है उसका असंगठित क्षेत्र होने के कारण सरकार उसका बेनिफिट ले रही है। असंगठित क्षेत्र को मजबूत करने में, संगठित बनाने में सरकार निष्क्रिय रही है, और बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में कई ऐसे छोटे उद्योग है, गृह उद्योग है, कुटीर उद्योग है, दूसरे उद्योग है जिनको विकास करने का बहुत समय सरकार के पास मिला है,
आज़ादी के बाद, फिर भी वो विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या हमारे देश में है कि जिसमें गृह उद्योग और लघु उद्योग और कॉटेज इंडस्ट्री का विकास होना चाहिए, जिससे स्वरोजगारी जो नितिन मैंने बताया कि स्वरोजगारी का प्रमाण बढ़ना चाहिए, वो खुद का खुद वो कर सकता है। अभी एजुकेशन पॉलिसी को ले लो, तो सरकार की एजुकेशन पॉलिसी लगभग निष्फलता की ओर ज़्यादा रही है, और एजुकेशन के कारण भी जो एजुकेशन पूरा प्राप्त नहीं होने के कारण या एजुकेशन में करप्शन होने के कारण उनकी जो प्रगति है पढ़े लिखे लोगों की वो रुक गई है। दूसरा, जो सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पद्धति से बिजनेस डेवलप किया है, उसमें जिसको रोजगारी मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलती है, और जिसको जो कमीशन बीच में खाते हैं जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, वो उससे मजदूरी करने वाले से ज़्यादा ले जाते हैं। तो यह सरकार ध्यान नहीं रख पाई है। उसके इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी रिपोर्ट दिया है कि आईबी ने रिपोर्ट दिया है कि यह असमानता है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर लोग कई अधिकारियों से पॉलिटिशियनों से मिल करके और कॉन्ट्रैक्ट लेकर के और बहुत कम कीमत की तनख्वाह, जो पसीना बहा करके प्यून की नौकरी करता है या समझो आयकर विभाग है, तो उसकी तनख्वाह जो उधर रहते हैं वो सलाम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उनकी नौकरियों के घंटे ज़्यादा है, और फिर भी उनको कुछ मिल नहीं पाता है कि वो अपना परिवार अच्छी तरह से चला सके। सरकार में से जाता है पैसा, लेकिन वो पैसा बीच में कॉन्ट्रैक्टर है, बिचौलिया है, जो खा जाता है। तो सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि बेरोजगारी लोगों के साथ सरकार का डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होने के कारण भी यह एक बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, और इसको घटाने के लिए हमारे गांधी जी ने काफ़ी कुछ घर गृह उद्योग का और उसका विकास किया था। सहकारी क्षेत्र का विकास सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश में किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में किया था। तो कोऑपरेटिव सेक्टर भी ऐसा है कि जिसमें रोजगारी प्राप्त हो सकती है, लेकिन अभी ऐसा टाइम आ गया है कि कोऑपरेटिव सेक्टर का सूर्यास्त आ गया है, उसका सूर्योदय आना जरूरी है। अदरवाइज ये जो बेरोजगारी का आंक है, वो ग्राफ जो है वो बढ़ता जाएगा। कितने गांव में हंगरी ग्राफ भी बढ़ा हुआ है, तो वो हंगरी ग्राफ है, भूखमरी हमारे देश के जो छोटे गांव छिवाड़ा का मानवीय है नहीं मिल पाता, और आरोग्य में भी यही समस्या है कि जिधर रोजगार देना चाहिए उधर सरकार नहीं दे पाती है, और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन होने के कारण, करप्शन बढ़ने के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है। वही करप्शन कम होए तो बेरोजगारी भी अपने आप कम हो जाएगी, ब्लैक मनी कम होगा, गरीब जो होंगे उनकी हमारी आकांक्षा ऐसी है कि हम अमीरों की हमको ज़रूरत है, लेकिन गरीबों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गरीब अमीर हो जाएगा तो हमें गरीबों की ज़रूरत ही नहीं है। उसको अमीर बनाने के लिए उसको रोजगार देना पड़ेगा, तो गरीबी दूर होगी। लेकिन सरकार यह सब पेपर पर बनाती है, लेकिन जो बेनिफिशियरी है उसके पास 1 रुपया केंद्र सरकार में से निकलता है तो 20-25 पैसा जैसी रकम बेनिफिशियरी लाभार्थी के पास जाती है, तो उसमें बीच में क्या होता होगा वो हम समझ सकते हैं कि अबजपति क्यों बनते हैं लोग, किस तरह से बनते हैं, और गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है, मिडिल क्लास गरीब क्यों होता जा रहा है। जी यही समस्या है, सरकार समझते हुए भी उसको अनदेखा कर रही है। प्रजा को इस बात का बहुत भारी दुख है कि सरकार को इस तरह से विश्वास रख के चुना हुआ है, लेकिन सरकार इस तरह से काला धन बाहर निकालने में घोषणाएं करने के बाद निष्फल रही है, जिसका प्रजा को काफी दुख है। ऐसा मेरा कहना है जलपाल। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूँगी। यहाँ पर मुद्दा आता है ब्लैक मनी का भी। ब्लैक मनी मतलब मुझे नोटबंदी का दिन याद आ जाता है कि 8 नवंबर रात को 8 बजे जब आके अनाउंस होता है कि भी सीमा ए पर जाली नोटों का व्यापार हो रहा है,
और उसको आतंकवाद में कहीं ना कहीं यूज़ किया जा रहा है। जी। नोटबंदी हो गई, लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया, 50 दिन, उन 50 दिन में मुझे सपोर्ट चाहिए, वरना चौराहे पे आप मुझे ये भी कर सकते हो, वो भी कर, जो भी बात थी उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उसका आउटकम क्या हुआ? नोटबंदी का 5 बेनिफिट आज की तारीख में अगर कोई गिना देता है तो मैं ये मेरी राजनीतिक विशेषज्ञगिरी छोड़ देने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि कोई भी आदमी नोटबंदी का ये बेनिफिट आज तक नहीं समझा पाया है। न तो उससे ब्लैक मनी रुकी, ना कोई ट्रांजैक्शन रुके, जो पहले चल रहा था वही चल रहा है, ऊपर से ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि नोटबंदी के पहले 2000 की नोट नहीं थी, नोटबंदी के बाद 2000 की नोट इंट्रोड्यूस हुई, तो कहीं ना कहीं मामला वहीं का वहीं रहा है। ठीक है, अभी ब्लैक मनी कहाँ है सबको पता है, हर एक सरकार को पता है, सरकार आई, सरकार गई, सरकार बदली, सबको पता है कहाँ है ब्लैक मनी, कहाँ पड़ा हुआ है, स्विस बैंक का क्या है, स्विस बैंक के कितने लोगों का रुपया पड़ा है, कोई बोलता ही नहीं है। तो ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर चुनावी प्रहार के लिए मटेरियल है और कुछ नहीं है। ये इट इज जस्ट एन एलिमेंट और अ मटेरियल फॉर इलेक्शन। आप देख लीजिए रॉबर्ट वाड्रा, उसका नाम आपको इलेक्शन के टाइम पे बहुत दिखेगा, इलेक्शन के बाद सब गायब हो जाएगा, कहीं नहीं दिखेगा। तो एक दूसरे को मतलब ये राजकीय पार्टी अपने राजकीय रोटी के लिए एक दूसरे पे आक्षेप प्रति आक्षेप लगा देते हैं। इलेक्शन का टाइम आता है, दौरे इलेक्शन के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है और जनता वहीं की वहीं रह जाती है, जनता के मुद्दा वहीं का वहीं रह जाता है। अपना आज का टॉपिक कि अरबपति बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने का मोड क्या है, उनका मोड ऑफ डेवलपमेंट क्या है, उनका मोड ऑफ ग्रोथ क्या है, वो स्टडी अपने को करना पड़ेगा कि एक ही आदमी एक ही दिशा में या मल्टीपल बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन होता है। बट पिछले ज़माने में मतलब आज़ादी के बाद 80-90 तक जो लोग बिजनेस कर रहे थे वो एक ही बिजनेस में फोकस करके एक ही बिजनेस को जितना हो सके उतना डेवलप कर रहे थे। लेकिन 2000 के बाद पता नहीं ऐसा तो क्या मतलब मॉडल बन रहा है कि एक ही आदमी 10-10 जगह पर बिजनेस कर रहा है और हर एक बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पीछे गफला है। देखिए, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड बिजनेस। तो बिजनेस में भी कोई कहीं ना कहीं गफला कर रहा है। क्यों आज लोगों को ईडी का डर है, क्यों आज लोगों को इनकम टैक्स का डर है, क्यों आज लोगों को कहीं ना कहीं मतलब गवर्नमेंट एजेंसी की डर लग रही है? क्योंकि बैकएंड में कहीं ना कहीं मेरिट से बिजनेस नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें भी अपने को नहीं पड़ना है। हमारा तो एक ही कंसर्न है कि अगर आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है तो यहाँ एम्प्लॉय की अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही पैरेलल ग्रो होनी चाहिए, उतने ही प्रपोजनेट पे ग्रो होनी चाहिए। तो ये बिजनेस के मॉडल वायबिलिटी वाले नहीं हो रहे। आज देखिए मेहुल चौकसी, जितने भी आप नाम ले लीजिए जो अपने यहाँ से जो भाग गए हैं, वो आज जेट की बात करो, किंगफिशर की बात करो, इसकी बात करो, ये सब लोग डाउनफॉल हुए, ठीक है, बट उनके वहाँ उन्होंने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया? आज एम्प्लॉयमेंट का नंबर के ऊपर भी अगर बात करते हैं, मैं विनीत जी की बात से सहमत हूं कि कार्ल मार्क्स को दोहराना नहीं है, कार्ल मार्क्स को लाना नहीं है, हम लिबरल इकोनॉमी में है, पर सर उसके सामने हमारी एफोर्डेबिलिटी, मतलब ये जो इम्बैलेंस एफोर्डेबिलिटी का है कि एक आदमी है जो आज की तारीख में भी गेहूं के लिए उसको फूड एंड सिविल सप्लाई के स्टोर पे जाना पड़ता है। एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप जो हम बोलते हैं, 2 रुपये किलो चावल वाली जो बात कर रहे हैं, कितनी परसेंटेज ऐसी है? हमारे यहाँ 65% इकोनॉमी किसान से अगर चलती है, मतलब हम बोल रहे हैं ना कि खेती प्रधान देश है हम, तो अगर वो इकोनॉमी किसान से चल रही तो वो ही किसान को उसके घर के राशन के लिए एफपीएस के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये कैसी बात होगी? इसीलिए बोल रहे कि एफोर्डेबिलिटी बढ़ानी है, उसके लिए पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है। पर कैपिटा देखिए, देश है हमारा, देश पहले बहुत ही ओपन खेत था, उसको पूरा बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, कहीं ना कहीं देश के ऊपर कर्जा लगता है। जीडीपी की बात की, मैं गुजरात का एग्जांपल दूंगा कि हमारे ही गुजरात की जो बजट है वो करीबन 230 लाख करोड़ है। तो 230 लाख करोड़ में क्या क्या आता है? सिर्फ महकम होता है, मतलब उनका सैलरी ज़्यादा होती है, योजनाएं होती है। सो डेवलपमेंट का फंड सिर्फ 30% होता है, उससे भी कम होता है, और वो 30% में भी डेवलपमेंट का काम नहीं होता है, वो ग्रांट लैप्स हो जाती है और कैरी फॉरवर्ड हो जाती है नेक्स्ट ईयर के लिए, या तो लैप्स हो जाती है। तो बोझा कर्जा कहीं बाहर से लाते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप होती है, पीपीपी मॉडल दोहराते हैं, बट वो ग्राउंड पे न तो ग्राउंड पे एक्शन दिखती है, न एम्प्लॉयमेंट दिखता है। प्रोजेक्ट पेपर पे होता है, पेपर पे ही एग्जीक्यूट हो जाता है, पेपर पे ही पेमेंट हो जाता है, पेमेंट कहीं और चला जाता है, वो बंदे का नाम लिस्ट में चला जाता है, उसको बैंक की क्रेडिबिलिटी मिलती है। अभी देखिए बैंक का भी कामकाज देखिए, एक अगर कोई बंदा एम्प्लॉई है तो उसको मतलब नोस के डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। एक 10 लाख की लोन ले लो, चिंदी सी लोन आप मांगो तो उसके लिए सिबिल में जाओ, सिबिल भी हार्डली मिलता है, सिबिल हार्डली अच्छा रहता है रिकॉर्ड।
तब जाके 10 लाख की लोन मिलती है, और उसके पीछे भी बैंक मतलब पीछे पड़ जाती है आतंक की तरह कि आपने ये ईएमआई क्यों बाउंस हुआ। और उसके ठीक सामने 180 डिग्री आप देख लो तो बिजनेस वालों के घर पे जा जाके वो लोग जितना मांगो उतना पैसा देता है। सिर्फ पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए और कुछ नहीं होगा तो चलेगा। कोई क्रेडेंशियल नहीं मांगते, कोई टाइटनेस नहीं होती है, कोई रिजिडिटी नहीं होती है। एक बंदा, आज मेरी कैपेसिटी, मेरी सैलरी अगर 1 लाख रुपया है तो मुझे मैक्सिमम 1 करोड़ की लोन मिलती है, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं देगा। और एक बार एक लोन ले ली तो दूसरे लोन के लिए मेरे को काफ़ी सारे चक्कर काटने पड़ते हैं, पिछले डोर से जाना पड़ता है, काफ़ी ऑप्शन। तो कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस की हम बात कर रहे हैं कि अगर समानता लानी है तो हर एक चीज़ के लिए समानता अगर होगी तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोग खुद अपना डेवलपमेंट कर सकेंगे। यहाँ पर ऐसा है कि 90% जनता अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकती, उसको काफ़ी सारे गवर्नमेंट के बॉन्डिंग्स की लिमिटेशंस आ जाती है। यहाँ पर हम रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। जी बिल्कुल। नितिन जी, आपको और आना चाहूंगी, क्या लगता है, बेरोजगारी की बात करते हैं, हर बार हम सुनते भी है चुनावी वादों में कि बेरोजगारी हम हटाएंगे, पर ये हट नहीं पाती। जलपा जी, अभी जो बात चल रही है ना, बेरोजगारी तो हट नहीं पाती, उसमें एक खास चीज है। महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी, करोड़पति और भिखारी दोनों एक रोग है और उसके दो अलग अलग प्रकार है। क्योंकि अब दोनों के बीच में जो अपने को भिखारी या जिसके पास बहुत पैसा नहीं है उसको देख के जो शर्म लोगों को आती है, वो अमीर को देख के नहीं आती है, क्योंकि वो एक खाई है। अभी इसकी आगे एक बात करें कि ये हम अभी एक नारा चल रहा है कि भाई देश का विकास करो, देश विकास कर रहा है। तो देश का विकास हो रहा है, इससे लोगों का नहीं विकास हो रहा। लेकिन अगर जनता, लोगों का विकास होगा ना तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। ये एकदम एकदम क्लियर बात है। आप ऐसे बोल लो विकास हो रहा है तो वहां नहीं हो रहा है। हाँ, एक चीज जरूरी है कि सबका विकास होना चाहिए, सबके लिए कुछ ना कुछ रोजगार होना चाहिए, सबके लिए कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अभी इसी चीज की बात करें तो गांव के लिए नरेगा का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें मैक्सिमम लोगों को रोजगार दे सकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ कम है, बंद है। अभी ऐसे अपने एक एक करके देखने जाए ना तो मूढ़ीवाद, जो दूसरी तरफ जो मूढ़ीवाद को प्रलोभन दे रहे हैं कि भाई जरूरी है, देश के लिए मूढ़ीवाद भी जरूरी है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में हमारे अगर 5, 6 या 10 करोड़पति हो, अरबोपति हो, उससे देश का गौरव अपने खुशामद के लिए बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है जैसे अभी सर ने बताया 135 करोड़ के देश, 135 करोड़ के देश के अंदर सिर्फ 126 अरबोपति, तो उसमें देश का गौरव नहीं है। देश का गौरव 50% से ज्यादा लोग अरबपति हो तब है, क्योंकि एबिलिटी और काबिलियत देश में भर के पड़ी है। आज अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप में आप कंट्री में जाओ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी अच्छी पोस्ट पे इंडियन तो बैठे। कौन कहता है इंडिया में टैलेंट की कमी है? लेकिन टैलेंट को बाहर लाने की कमी है, टैलेंट को डेवलप करने की कमी है। जो मौका बाहर की कंट्रीज में इनको मिल रहा है वो अपने देश में क्यों नहीं रही है? वो चीज की कमी है, इसीलिए ये गैप बढ़ रहा है। और हम उसके अंदर खुश हो रहे हैं, कभी नहीं ये विकास हो रहा है, विकास तो नहीं हो रहा है। जलपा जी। जी विनीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कब से सबकी बात सुन रहा था और मुझे कुछ चीज़ों के ऊपर हाईलाइट करना था। मैं किसी भी तरीके से किसी के भी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है। मैंने ये भी नहीं कहा कि देश में टैलेंट की कमी है। मैं ये कह रहा हूँ कि टैलेंट हमारे पास भरपूर है। हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, जैसे सर ने भी कहा थोड़ी देर पहले कि एजुकेशन में प्रॉब्लम है। एजुकेशन में सर प्रॉब्लम है, ना नहीं कहूँगा, पर कोई भी सेक्टर परफेक्ट नहीं होता है। पर उसके अंदर भी हमें ये देखना पड़ेगा। मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद भी देख रहा हूँ। आज हमारा ही टैलेंट जो है बाहर जाके अगर वो तरक्की करता है, हम उसकी तरक्की में खुश होते हैं कि वो वहां पे जाके आगे बढ़ा। यहाँ पे होता तो वो उतना आगे नहीं बढ़ता था, ये हम ही बोलते हैं और हम ही खुश होते हैं उसके अंदर। बरोबर, आज सुंदर पिचाई वहां पे जाके इतने बड़े पोजीशन पे पहुंच गए, हम खुश हैं उस चीज से। पर ये नहीं सोचते हैं कि आज अगर वो टैलेंट अगर इंडिया के लिए यूटिलाइज होता तो आज उसका हमें कितना ज्यादा बेनिफिट होता। देखिए, कहीं ना कहीं हर एक का अपना अपना चॉइस भी होता है। बरोबर है। आज अगर हम बोले कि ये सारे जो है बेनिफिशियरी इन्हीं जगह से आए हैं जहाँ पे उन्होंने इंडिया से ही एजुकेशन लिया है और वो अपनी स्किल से आगे बढ़े, तो इस चीज का कोई किसी को वो नहीं होता।
जहां तक रहा सवाल, मैं प्रशांत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो है बहुत आसानी से लोन मिल जाते हैं, बैंक जा जाके उनको लोन देते हैं। ये चीजें जो है वो वाकई खतरे की निशानी है, उसको ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। पर एट दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक सिंपल सा मैं मतलब मेरा एक विषय भी रहा है, मैं पढ़ाता हूँ बैंकिंग, तो मुझे मालूम है आप जब उसके पास वैल्यूएशन है और उसके पास अगर एबिलिटी है कि वो उतनी सिक्योरिटी जो है वो बैंक के पास रख सकता है, तो बैंक उसको लोन देगा। अब ये चीजों को भी समझना बेहद जरूरी होता है कि जो सिक्योरिटी हम लिमिटेड दे सकते हैं, वो जो है उनके पास ऑलरेडी वेल्थ होने की वजह से वो ज्यादा सिक्योरिटी देते हैं और उसकी वजह से उनको ज्यादा लोन्स मिलती हैं। मतलब तो मैं रिकवरी यहाँ पे रिकवरी हो सकता है। रिकवरी हो सकता है और किया भी जाता है। मैं यहाँ पे किसी विषय जी। में या किसी पैनलिस्ट की बात को नकार करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरा एक कहना है कि इसमें भी एक पॉजिटिविटी है। मैं ये कह रहा हूँ कि बेरोजगारी अगर हम देखें तो हमारे जो नीति आयोग के सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी कहीं पे एक जगह पे कहा था, अमिताभ कांत सिन्हा जी ने, कि empirical data regarding employment has not been created since independence। भारत की आजादी से लेके आज मतलब वो टाइम पे जो एम्पेरिकल डेटा क्रिएट होना चाहिए था बेरोजगारी का, वो क्रिएट ही नहीं हुआ। आज जब भी हम बेरोजगारी की बात करते हैं और उसके परसेंटेज के ऊपर डिस्कशन करते हैं ना, तो वो एक कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से उसका कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है और उसी की वजह से जो है इसका सही मूल्यमापन नहीं हो पाता है। हम ये बोल रहे हैं ना कि अभी 9% बोल रहे हैं, पर 9% से ज्यादा ही होगा, मैं कम नहीं होगा, ये भी चीज मानता हूँ। और उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी चीज जरूरी है समझना कि हमारे यहाँ पे जैसे ही उन्होंने कहीं एक इंटरव्यू में भी कहा था कि भारत में अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम तकरीबन तकरीबन 10 लाख जॉब क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके सामने उतनी ही 15 लाख के आसपास जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। तो तकरीबन 20 से 25 लाख जॉब अगर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्रिएट हो सकती है, पर हर साल इंडिया में ग्रेजुएट कितने बच्चे होते हैं? तो तकरीबन जी। तकरीबन 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। आपको इस असमानता को भी देखना पड़ेगा। यहाँ से भी शुरुआत होती है उस चीजों की। दूसरी चीज जब हम बात कर रहे हैं कि कहने के लिए ये बहुत जरूरी है, अच्छा है कि हर सरकार ने मतलब ये मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि हर सरकार कहती है हम गरीबी हटाएंगे। अल्टीमेटली गरीबी हट नहीं सकती। गरीबी में जी। एक चीज को ये भी समझना पड़ेगा, कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के बेनिफिट्स उनको मिलते रहते हैं, उसकी वजह से वो आगे बढ़ने के बावजूद भी अपने बीपीएल के बेनिफिट्स नहीं देने पड़े, उसके लिए अपने आप को उन रेखा के नीचे रखना चाहते हैं। तो ये एक माइंडसेट को भी तो चेंज करना पड़ेगा। हम सारी चीजों को अगर देखते हैं तो उसको एक ब्रॉड पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। सिर्फ हम ये कहेंगे हर सरकार ने उद्योगपतियों को बेनिफिट दिया है, और जैसे प्रशांत जी ने कहा कि आज डाइवर्सिफिकेशन की एक होड़ मची पड़ी है, पर मैं देखता हूँ कि इंडिया में पहले भी, भारत में आजादी से पहले टाटा एक बिजनेस हाउस हुआ करते थे। उन्होंने भी मतलब हर एक जगह पे, आज एशिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो टाटा के प्रोडक्ट को यूज किए बिना अपना पूरा दिन निकाल सके। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और वही टाटा सेक्टर जो है वो कई सारे अलग अलग सेक्टर में विस्तृत हुआ, तो अलग अलग लोगों की स्किल्स के हिसाब से अलग अलग लोगों को जॉब्स दे सकता है। तो हर एक बिजनेस जो है वो सिर्फ वैल्यूएशन पे नहीं चल रहा है, हर एक बिजनेस जो है वो ऑन पेपर नहीं चल रहा है। हमें वो चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कई सारी जगहों पे कहा है कि कई सारी शेल कंपनियां होती थी जिनका मतलब ऑन पेपर एग्जिस्टेंस हुआ करता था, उनको कंट्रोल किया गया, उनको बंद किया गया, उसके ऊपर एक्शंस लिए गए। कभी कभार जो लोग उस कंपनी के डायरेक्टर होते थे उनको खुद पता नहीं होता था कि वो डायरेक्टर्स हैं। तो वो चीजों के ऊपर कंट्रोल किया गया। चीजों को बदलने में वक्त लगता है। ये चीज जो है वो एक, हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी इकोनॉमी में कोई भी चीज रातों रात नहीं होती है। बरोबर है। तो ये एक विषय जो है वो मैं कहना चाहूंगा कि अल्टीमेटली हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा कि एक माइंडसेट से बाहर निकल के जिस हिसाब से आज इंडिया तरक्की की ओर बढ़ रहा है, एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है। मैं यही चीज कहना चाहता हूँ। नेगेटिविटी के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हम गलत हो सकते हैं,
पर उन चीज़ों के अंदर हमें उन पॉजिटिव पॉइंट्स को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहना है। जी, प्रकाश जी आपकी और यहाँ पर आना चाहूँगी। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं अरबपतियों की, हम बेरोजगार की बात कर रहे हैं, तब प्रश्न कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन पे भी आ जाता है, एक्ट पे भी आ जाता है। कुछ कहना चाहेंगे? इसमें जो अभी उपाध्याय जी ने बताया कि हेलो। लोन की प्रोसेस रिकवरी हो हाँ रही चालू है, है। बैंक जो धिराण दे रही है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि बड़े लोगों की रिकवरी करने में सरकार निष्क्रिय है और छोटे लोग हैं उनको लोन मिल नहीं पाता है। अगर लोन मिल पाता है और कोई कोरोना के कारण कोई ईएमआई छोटे लोगों की कुछ हुई है तो उनसे तुरंत कड़क कार्रवाई करके पुलिस का उपयोग करके और उससे कलेक्शन किया जाता है। यह ये मानव अधिकारों का हनन है। छोटे आदमियों के जो अधिकार है, रक्षण है, उनको सुरक्षित नहीं है। आज ही मैं आपको बताऊं कि रामोल में कोई धोबी थे, सोमनाथ जी धोबी, उन्होंने कुछ 14 लाख का लोन लिया हुआ था। वो अपना रोजगार चलाते थे। आज एचडीएफसी बैंक ने उनको पोजीशन ले लिया मकान का, जो परिवार के साथ थे। तो सरकार ने कभी ऐसे बड़े लोगों के सामने किया है? वो जो एनबीएफसी बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, वो छोटे लोगों का शोषण कर रही है और सरकार उन्हें रोक नहीं पाती है, ये भी बात है। और दूसरा उपाध्याय जी, मुझे एक बात आप अर्थशास्त्री है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि यह जो विकास हो रहा है वो कर्जा लेने के पश्चात हो रहा है या हमारे देश का रियल विकास है? यह एक भेद समझने की जरूरत है। आईएमएफ, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इससे जो हमने कर्जा लिया हुआ है वो देश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर लगा हुआ है। तो उसको दूर करने के लिए सरकार ने कोई खास उपाय नहीं किए हैं और जो गलत आदमियों को लोन दिया है और बड़ी लोन दी है जो बोगस एलसी पे दी है, बिना सिक्योरिटी के दी है। ऐसी बोटाद की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा लो गार्डन है, तो दूसरी जगह से भी है। तो यह बैंकों ने जो लोन दिया है उनके अधिकारियों पे कोई इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है जितनी होनी चाहिए। और यह जो लेने का ये बैकडोर से पॉलिटिशियन बैकिंग के कारण उन रुपयों का उपयोग राजकीय हेतु के कारण किया जाता है, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या राय है अर्थशास्त्री होते हुए उपाध्याय जी? जी विनीत जी। जी, मैं उस चीज़ को कहीं पे भी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है। कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर अ, हर सरकार, मतलब ये आज की डेट में या पहली बार ऐसा लिया जा रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या वर्ल्ड बैंक हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, उनसे कर्जा लिया जा रहा हो, वो कोई आज पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। हमें इन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा कि इन पैसों का सही उपयोग होना चाहिए। प्रकाश जी ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे जहाँ पे बैंक्स जो हैं वो गलतियाँ करती हैं या बैंक के अधिकारी जो गलती करते हैं, उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई मना नहीं कर सकता। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो कहने का मुद्दा है, मैं इस चीज़ के अंदर इस तरीके से बात करना चाह रहा हूँ कि हमें जॉब क्रिएट करने वाले लोगों की भी बेहद ज़रूरत है। और ये जो उद्योगपति हैं, वो कई सारे ऐसे सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं कि जिनकी वजह से कई सारी नौकरियां जो है वो क्रिएट हो सकती हैं और उसका बेनिफिट जो है या उसका फायदा जो है वो आपको और हमको मिलेगा। तो हमें हमारे जैसे लोगों को उसका फायदा मिलेगा, वो समझने वाली बात है। ये जी चीज हो सकती है कि हम जी कहीं ना बिल्कुल, कहीं आप जो लोगों को बोल रहे और हो वही मुद्दा है। मुद्दा वही है कि जब यहाँ पर दर बढ़ता है तो फिर यहाँ पे बेरोजगारी भी तो कम होनी चाहिए। जैसे बिजनेस डेवलप हो, नए नए लोग हैं जो अरबपतियों की सूची में आते हैं, तो ये भी तो महत्वपूर्ण है। मुद्दा वही है। और जैसे कि नितिन जी भी बता रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि 126 नहीं, इससे कई ज़्यादा लोग हो, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका इनडायरेक्टली बेनिफिट कहीं ना कहीं हर लोगों को भी है और गवर्नमेंट को भी होगा। जैसे कि मैंने आपको जीडीपी वाला बताया था कि एक रिपोर्ट जो तैयार की गई है।
यानी हर एक को उनका भी तो फायदा वैल्यूएशन लेगा, जितना बिजनेस ग्रो करेंगे और उस हिसाब से टैक्सेस गिन लो या फिर जीडीपी में उसका परसेंटेज गिन लो। पर कैपिटा इनकम में मुकेश अंबानी जी की भी इनकम इंक्लूड होती है, मेरी भी इनकम इंक्लूड होती है और आपकी भी इनकम इंक्लूड होती है। जब वो पर कैपिटा इनकम के बारे में हम बात करते हैं ना, तो वो है कि जो जितने भी लोग हैं उनकी टोटल इनकम डिवाइड बाय जो है टोटल पॉपुलेशन, ये उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला है। तो उसमें मुकेश अंबानी जी की, अदानी जी की, सबकी इनकम आती है, प्लस आपकी और मेरी भी इनकम आती है, और उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है, तब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। और जब ये पर कैपिटा इनकम एक कोई इंडेक्स नहीं हो सकता कि हम ये मान लें कि हर आदमी की आय उतनी हो रही है। ये अर्थशास्त्र में हम हर एक जगह पे लोगों को बताते हैं कि ये एक्चुअल एक अंडरस्टैंडिंग है, बट वैसे हर एक आदमी की इनकम इक्वल नहीं होती है, वो समझना बेहद जरूरी होता है। जी प्रशांत जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। क्या लगता है, सबसे पहले तो प्रश्न यहाँ आज का यही है कि चलो अरबपतियों की जो सूची है उसमें इजाफा हुआ, लेकिन बेरोजगारी का दर है वो क्यों कम नहीं होता? प्रश्न यहाँ पर ये आता है। देखिए, सबसे पहले तो कोरोना, हम समझते हैं पिछले 2 साल में कोरोना का जो कहर आया, काफ़ी सारे लोगों ने जॉब गंवाए, मतलब जो लॉस ऑफ जॉब्स हुए हैं, तो उसको कैसे कंपेंसेट किया जाए। गवर्नमेंट उनकी जो जितनी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको कैसे फास्ट करती है। वो हमारे यहाँ गुजरात में तो हम देखते हैं हर तीसरे चौथे दिन या तो पेपर लीक हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है तो पेपर नहीं, मतलब लीक हो जाते हैं, एग्जाम कैंसिल हो जाती है, तो वो साइकिल कंप्लीट नहीं होता है। तो सबसे पहले साइकिल कंप्लीट हो जाए। मैक्सिमम गवर्नमेंट में जितनी भी डिपेंडेंसीज है, अपॉर्चुनिटीज है, वो पूरी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करे सरकार। प्राइवेट में हम इसको कैसे एक्सपेडाइट करें, हमने काफ़ी सारे सुझाव दिए हुए हैं कि प्राइवेट में इसको बूस्ट करना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी को भी कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, या तो हम बोल रहे हैं कि स्टार्टअप ये वो हम लोगों को बिजनेसमैन बनाने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, बट वो ग्राउंड पे उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है और ग्राउंड पे उसका उतना अमलीकरण नहीं है। तो जैसे जैसे हम लोगों को, मतलब इसको बूस्ट करेंगे, हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देंगे, तब जाके सब थोड़ा बहुत एक स्टेप आगे मूव होंगे इसके अंदर। देखिए, अरबपति हर कोई बनने वाला नहीं है, वो कोई ना कोई बैकअप से बनेगा, कोई उसकी खुद की स्किल सेट से बनेगा, कोई उसके बिजनेस के व्याप से बढ़ेगा, कोई उसकी, मतलब जो जिस तरीके से बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, और डिमांड सप्लाई, वो दोनों भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना बिजनेस के लिए भी। अगर सप्लाई, डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कैसे आएगी? तो डिमांड कैसे क्रिएट की जाए? डिमांड क्रिएट करने के लिए पैसा चाहिए, मनी का फ्लो चाहिए। तो नोटबंदी करने से सरकार ने क्या किया था कि सब बाजार का पैसा अपने पास बैंक में ले लिया था। तो बैंक में, मतलब रोड पे लिक्विडिटी खत्म हो चुकी थी, लिक्विडिटी को रोल आउट करना पड़ेगा, और उसको मतलब कंटिन्यूस वो प्रोसेस में घूमता फिरे, ऐसा करना पड़ेगा। आज मेरी खरीद की जो शक्ति है वो 100 रुपया अगर है तो मैं 100, मतलब अगर मेरी इनकम, मेरे पास 100 रुपया है जेब में पड़ा है या बैंक में पड़ा है, तो मैं 90 रुपया मतलब खरीदूंगा, 90 रुपये का मैं स्पेंडिंग करूंगा। तो स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, इसलिए मेरी इनकम बढ़ानी है, और इसीलिए वो पैसे, मतलब उसका रोटेट करना है मनी को। वो रोटेशन एक स्टेज ऐसा आया था, वो पहिया रुक गया था। जिस तरीके से इकोनॉमी का पहिया रुक गया था, कहीं डाउनफॉल चला गया था, हमने -22 का भी जीडीपी देखा है, -4 का देखा, -1 का देखा है। इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड है, या तो इस साल में हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी पॉजिटिव उसमें जाएगी, अभी भी जाएगी, उसकी आशंका है। गई है कि नहीं है पता नहीं है, बाकी 3 क्वार्टर अच्छे नहीं गए हैं। तो ये जैसे जैसे इकोनॉमी का पहिया आगे बढ़ेगा, लोगों की अफोर्डेबिलिटी, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ने वाली नहीं है, वो इमीडिएटली कुछ ना कुछ होने नहीं वाला है। पर कैपिटा आप डेट कम करो तो भी बहुत अच्छी बात है। वो डेट कैसे कम होगा कि सरकार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस करे। अब ये एकदम रूट में चला जाता हूँ, हमारे यहाँ आप देखिए कि रुपया डॉलर के सामने गिर रहा है, उसको मजबूत करने के लिए हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट घटना चाहिए। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमको एक्सपोर्ट की पॉलिसी या दूसरे देश के साथ ऐसी संधि करो, वो दूसरा देश हमारे यहाँ जो इंपोर्ट करता है वही इक्वल प्रपोर्शनेट में हमारा वो सेम माल, मतलब दूसरा माल खरीदे। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस करो, तो डॉलर के सामने रुपया मजबूत होगा। रुपया मजबूत होगा तो हमको बाहर के देश से पैसा कम लेना पड़ेगा, लोन कम होगी। वो जो लोन का पैसा कम होगा तब जाके हमारी पर कैपिटा डेट कम होगी।
आज हमारे हिंदुस्तान में एक मतलब बच्चा पैदा होता है तो पहले दिन से उसके सिर पे बोझा होता है, कर्जा होता है, तो वो लेवल हमको धीरे 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 डाउन करना है। अब ये पूरा साइकिल सबको पता है, इकोनॉमिस्ट भी है, हमारे पास आरबीआई है, एजेंसीज है, बहुत सारी एजेंसी है फाइनेंशियल, वो सबको मिल के। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल बनता जा रहा है। हमको इससे बाहर, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि राजनीति से पर आके बात करनी है, उसी तरह ये सब चीज़ प्रोफेशनलिज्म से पर आके देश के हित में सबको सोचना है कि हमारे देश को कैसे मजबूत किया जाए। आज कोई एक बंदा बिजनेस शुरू करेगा, दूसरे दिन 5 लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, वो 1-2 महीने में वो बिजनेस मतलब बंद कर देगा, वापस जहां जॉब करता है वहां जॉब के ऊपर चालू हो जाएगा। तो वो एंटरप्रेन्योर स्किल्स को मजबूत बनाने के लिए जो सपोर्ट एंट्री लेवल पे चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे चाहिए, वो सबको देना पड़ेगा। उसमें मैं भी आ गया, मुझे भी जो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा वो मैं कर मतलब वो मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं ये नितिन भाई मेरे दुश्मन है तो नितिन भाई ऊपर नहीं आने चाहिए। वो जेलेसी फैक्टर से बाहर आना पड़ेगा और हम सबको एकजुट होकर ये काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। नितिन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जो प्रश्न है वो यही आता है, सरकार की अगर बात करें तो रूल्स एंड रेगुलेशन पे आ जाता है, और कहीं ना कहीं जैसे कि स्टार्टअप की बात की या फिर एंटरप्रीनरशिप की अगर हम बात कर ले तो उसके लिए भी शायद कोई पॉलिसी मेकिंग की अब आवश्यकता है। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट हो, आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट हो, चलो देश के लिए ओवरऑल सबके लिए अच्छा है, लेकिन उसकी रियलिटी या फिर उसका रोड मैप क्या, और क्या वो लोग समझ पाएंगे? जल्पा जी, देखिए अभी जो बात चल रही है कि जो असमानताएं बढ़ रही है उसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जिम्मेदार है। हम जनता को जिम्मेदार कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, पर वो क्या करेगी? जनता है, जनता को चलाने वाले राजनीति या अपनी सरकार है। अभी बेरोजगारी हटाने के लिए सरकार को हर साल 2 करोड़ नए रोजगार बनाने चाहिए, उत्पन्न करने चाहिए, जिसके लिए ये मूढ़ीवाद की बात कर रहे हैं। तो मूढ़ीवाद के लिए सरकार कदम उठा रही है, पूंजीपत को बढ़ावा दे रही है। तो 2 करोड़ जो व्यवसाय बढ़ जाते, 2 करोड़ अगर रोजगार बढ़ जाते हैं, हर साल चाहिए 2 करोड़ रोजगार, तो हम बेरोजगारी कम हो सकती है। लेकिन नहीं, 2 करोड़ रोजगार नहीं बन रहे। उसके सामने क्या हो रहा है? जो बेरोजगार है वो धंधा करने जाता है, एमएसएमई छोटे पाए पे, या फिर अपने शहर में कोई खड़ा रहता हुआ भजिया वाला या जो भी रोड पे अपना ठेका लगाता है, लारी लगाता है, वो बंदा गिन लो, वो कमाने जाता है। पर उसको परेशानियां, जैसे प्रशांत मैंने बताया, उसको 10 लोग परेशान करेंगे, तू यहाँ भजिया बेच रहा है, अरे वो क्या करेगा? उसको रोजगार नहीं मिल रही तो वो एंटरप्रेन्योर बन रहा है। अभी उसकी स्किल भजिया बनाने की, वो भजिया बेच के पैसा कमा रहा है, उसको वो धंधा बंद कराएगा। अगर वो नहीं करता है तो सरकार ये क्या दूसरे तीसरे कोई भी बंदा आके उसका बंद कराएगा। तो आप समझो कि जैसे अगर समानता करना है, जेलियसी नहीं होनी चाहिए, हर एक बंदे को कमाने का मौका तो मिलना चाहिए। अभी उसकी स्किल है, गवर्नमेंट एमएसएमई के लिए जो बात कर रही है उसको पैसा देना चाहिए। तो बैंक में अगर वाजपेयी बेरोजगार बैंकेबल जो लोन 10 लाख की देते हैं, मुद्रा लोन जिसे बोलते हैं, वो लेने के लिए उसको कितना लगाना पड़ता है? उसके अलावा उसको 3 साल धंधा किया होने का एक्सपीरियंस, और उसी धंधे में वो प्रॉफिट करता है तभी देते हैं, अदरवाइज उसको नहीं देते। अभी वो 3 साल तक धंधा करेगा तो उसको 10 लाख की जरूरत ही क्यों है? वो तो अपने आप मस्त धंधा चला लेगा। तो आप ये चीजें बैंकिंग में सुधार की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा तो भरोसा करना पड़ेगा। वो अगर धंधा करने के लिए उसको 8-10 लाख एक बार स्टार्टअप के लिए मिल जाता है तो वो धंधा चला लेगा। लेकिन ऐसा आप सोच लेते हो कि ये पैसा नहीं देगा वापस, ये उसको मत दो, तो वो कहां से धंधा करेगा और कहां से एंटरप्रेन्योर बनेगा? इतनी अगर पूरे देश में से टैक्स की इनकम इतनी होती है तो थोड़े लोगों पे पैसे तो लगाने चाहिए, पर वो नहीं कर रही सरकार। जल्पा जी। जी बिल्कुल। मुद्दा यहाँ पर वही आता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन का क्या, पॉलिसी मेकिंग का क्या, और बैलेंस का क्या। ठीक है, आप सभी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश में आज का हमारा मुद्दा ये था कि भारत में अरबपतियों की संख्या में इजाफा हुआ है, चलो अच्छी बात है, लेकिन सामने बेरोजगारी का क्या? चलो अरबपति की संख्या तो बढ़ गई, पर बेरोजगार क्यों? हमेशा कहीं ना कहीं वो दर बरकरार रहता है। मुद्दा यह है कि आत्मनिर्भर की बात करें या मेक इन इंडिया की बात करें या फिर हम कितनी भी अच्छी बात कर ले या वादे चुनावी सुन ले, वो रियलिटी में क्यों कन्वर्ट नहीं होते?
प्रश्न यहाँ पर यह है कि चलो कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल वो बिजनेस करेगा तो ही किसी को जॉब दे पाएगा। लेकिन प्रश्न ये होता है कि हम क्यों वो फुलफिल नहीं कर पाते। प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि चलो अरबपतियों की के जो हमें दिखाई देते हैं, बहुत अच्छी बात है, जॉब जनरेट भी होती होगी, कहीं ना कहीं टैक्स भी पे करते होंगे, लेकिन ब्लैक मनी के ऊपर फिर से मुद्दा आ जाता है। हाल ही का एग्जाम्पल है कि शायद मशीन भी कम पड़ जाए, वो ब्लैक मनी का क्या। ऐसे तो हम नोटबंदी वाला सॉल्यूशन भी लेकर आए थे, लेकिन नोटबंदी के बाद भी क्या हो गया। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसे दूर करना बहुत जरूरी है। और बेरोजगार सिर्फ वो नहीं है कि जिसे के पास शायद कोई काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, या छोटा मोटा वो कोई उद्योग नहीं करता। बेरोजगार वो भी है कि जिसमें जितना एजुकेशन है, जो स्किल है उसकी, उस मुताबिक उसे काम नहीं मिलता या वो कर नहीं पाता। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी हुआ कि क्यों ना भजिए तले जाए, लेकिन वो भजिए तलने वाला कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट है, या फिर कहीं पे रैंक लेकर आया है, या फिर वो भजिए तलने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता था, या वो उसमें इतनी कैपेसिटी थी कि वो शायद ये जो बड़ी सूची है उसमें शामिल भी हो सकता। हाँ, कुछ समय लगता, कुछ साल लगते। यानी प्रश्न यही है कि अपॉर्चुनिटी जो है वो कितनी मिलती है आम लोगों को। यहाँ पर प्रश्न रूल्स एंड रेगुलेशन की बात चली तो बैंकिंग सेक्टर पर भी आया। प्रश्न ये भी आया कि फाइनेंस जो मैनेजमेंट है उसका क्या। आम लोगों के लिए नियम क्या होते हैं, या फिर बड़े बिजनेसमैन के लिए नियम क्या होते हैं। हमने देखा कि कई भगोड़े भी हमने देखे, तब क्यों रिकवर नहीं हो पाया, क्यों फिर हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बदलने पड़ते हैं, या फिर कुछ रूल एंड रेगुलेशन शायद कुछ अच्छा सोचकर हम लाते हैं, लेकिन वही उसी चीज का फायदा कोई ना कोई भ्रष्टाचारी ले जाता है और डिक्लेयर कर लेता है ऑन पेपर खुद को नादार, लेकिन होता वो असल में अरबपति है। ऐसा क्यों? यानी सोचने की आवश्यकता है कि सबसे पहले सरकार को के रूल्स रेगुलेशन इसकी ये साइड भी देखो, और बेहतर है कि उसकी दूसरी साइड भी आप पहले से ही देख लो कि ये बेनिफिट ज़्यादा करेगा या लोगों को देगा, या फिर इससे ऐसी खाई बन जाएगी कि जितने एडवांटेजेस उनने सोच रखे थे वो शायद उसी खाई में कहीं दफन हो जाएंगे। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, ये सारी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए रोड मैप क्या, उसके लिए तैयारी क्या, उसके लिए पॉलिसी कहाँ है, उसके लिए गोल कहाँ है, मिशन क्या है, विजन क्या है, कैसे होगा, कितने टाइम ड्यूरेशन में होगा। चलो टाइम ड्यूरेशन नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म तो होगा ना गोल, वो क्यों नहीं डिक्लेयर होता। तो सिर्फ शब्दों से नहीं चलेगा, लेकिन सही में प्लान भी बताना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाना होगा। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।